गुरुकुलम एक प्रयास चैनल के विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आज एक निबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रामविलास शर्मा रचित निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन। पहले रामविलास शर्मा जो इसके लेखक हैं उनके बारे में हल्का फल्का परिचय। ये रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव में 10 अक्टूबर 1912 में। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए तथा 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के बाद 1938 में ये शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 43 तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। बाद में आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए और 1971 ईस्वी से यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। उसके बाद 30 मई 2000 को दिल्ली में इनका निधन हुआ। ये आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे और वहीं से 1974 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। हिंदी गद्य में रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। रामविलास शर्मा के जितनी भी रचनाएं हैं थोड़ा कठिन है, बहुत आसान नहीं है समझना। ये जो पाठ है परंपरा का मूल्यांकन, ये एक निबंध है और इस निबंध के माध्यम से समाज, साहित्य और परंपरा के पारंपरिक संबंधों के बारे में बताया है। तो ध्यान से आप इसे श्रवण करें। उम्मीद है कि इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं उसे आप हल कर देंगे। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मतलब होता है हमारे रीति रिवाज, रहन सहन, जो हमारे जीवन शैली है उससे संबंधित है परंपरा। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, रूढ़ियां तोड़कर साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। चाहे कोई भी परंपराएं हो, उस क्षेत्र की परंपरा, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र की परंपरा का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है जो जनहित को प्रतिबिंबित करता है। इस संदर्भ में लेखक का कहना है कि जो नकल करके साहित्य लिखा जाता है, किसी का नकल करके जो कुछ लिख लिया जाता है वो साहित्य अधम कोटि का होता है। महान रचनाकार किसी का अनुसरण नहीं करते। एक नई शैली उनमें होती है, एक नई परंपरा होती है। तो पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन कर स्वयं सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। वही असली रचनाकार होते हैं। उनकी आवृत्ति नहीं होती। शेक्सपियर के द्वारा जो नाटक लिखा गया था
दूसरे नाटककार ने वैसा नाटक नहीं लिखा। इसी तरह से और जितने भी, चाहे वो प्रेमचंद का कोई उपन्यास हो, वो जो उसमें जो विषय वस्तु था, वैसे विषय वस्तु को दूसरा कोई साहित्यकार, उपन्यासकार नहीं लिखा। तो इसे कहते हैं परंपरा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है, लेकिन सब श्रेष्ठतम हो कोई जरूरी नहीं है। साहित्य की जो रचना होती है उसमें ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई दोष नहीं होगा। कोई किसी भी क्षेत्र में निर्दोष होना एक दोष है। साहित्य को लीजिए तो पूर्णतः निर्दोष साहित्य होना भी कला का दोष है। और यही कारण है कि अद्वितीय उपलब्धियों के बाद भी कुछ नए की संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्यिक मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। साहित्य के विकास में जन समुदायों, जातियों की विशेष भूमिका होती है। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में यूनानियों की भूमिका कौन नहीं जानता। दरअसल इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। इस अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय राष्ट्र पर मुसीबत आती है, यह अस्मिता प्रकट हो जाती है। यह प्रेरक शक्ति का काम करती है। हिटलर के आक्रमण जब हुआ था तो उसमें रूस में इसी अस्मिता ने अपना काम किया था। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीयता राजनीति की नहीं, इसके इतिहास और संस्कृति की देन है और इसका श्रेय व्यास और वाल्मीकि को है। कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति को आत्मसात कर आगे बढ़ती है। हमारी जनता या हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाएगी, ज्ञानी हो जाएगी, जब कुछ समझने लगेगी, तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे। खेद है कि जिसकी बहुत प्रेरक रचनाएं हैं, जिसमें बहुत कुछ समाया हुआ है, जिससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलती है, उस व्यास और वाल्मीकि को हम हे दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो ये इसलिए है कि शिक्षा का साम्राज्य है, शिक्षा का घोर अभाव है। तो ये हुआ इस पाठ का सारांश। अब हम कुछ इसमें जो ये प्रश्न है उसकी ओर ध्यान दें। इसमें पहला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा, या इसी तरह का क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो एक प्रगतिशील साहित्य रचना चाहते हैं, जो साहित्य में एक युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है,
जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी रचना करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि ऐसे समाज की रचना के लिए परंपरा का ज्ञान बहुत बहुत जरूरी होगा, तभी वो युग परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी तरह की जो प्रश्न है वो हम इसमें देखें। दूसरा प्रश्न है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। अभी पाठ में चर्चा हुई, इसका उत्तर कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां बहुत सारी जातियां बसती हैं, सबकी अपनी भाषा है, रीति रिवाज है, लेकिन उनका इतिहास एक है और संस्कृति भी एक है। राष्ट्र के गठन में इतिहास और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ की राष्ट्रीयता किसी एक जाति की दूसरी जाति पर विजय से निर्मित नहीं हुई है, इसके पीछे इतिहास और संस्कृति की अविच्छिन्न धारा है। और इसीलिए ऐसा कहीं देश में नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर गांव-गांव, शहर-शहर में मिलते हों और सभी एक स्थान पर बड़े मेल जोल से रहते हों। ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद है आपका प्रश्न ये भी है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह से संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। इसमें होगा कि परंपरा का मूल्यांकन में ये रामविलास शर्मा ने बताना चाहा है कि साहित्य और समाज का अभिन्न नाता है, किंतु समाज और साहित्य का विकास समान रूप से नहीं होता। समाज के विकास में अर्थ की भूमिका अधिक होती है। अर्थ का मतलब पैसा कौड़ी। तो समाज का विकास तभी होगा जब हमारे पास धन होगा। कल कारखानों के विकास से समाज में विकास होगा, परंतु साहित्य के लिए हृदय की सद्बुद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए। उसके लिए अर्थ की उतनी आवश्यकता नहीं है। प्राणी मात्र के लिए सद्भावना और प्रेम, सहानुभूति चाहिए। यह है साहित्य के लिए। तो इस तरह से साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह से संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और शेष प्रश्न का उत्तर आप कोशिश करने पर बना लेंगे। थोड़ा पुस्तक का भी अवलोकन करें और ध्यान से 1-2 बार इस पाठ को सुने तो लाभ होगा। हालांकि मैं मानता हूं कि ये पाठ थोड़ा कठिन है नहीं, भाषा कठिन है, लेकिन इससे भी प्रश्न तो आते ही हैं। इसलिए हम अगर बार बार इसे सुनेंगे तो इससे प्रश्न उत्तर जो बताया गया उसे भी आप सुने। हो सके तो कॉपी कलम निकाल कर आप जहाँ तक संभव हो लिख लें और मनन करें, और आगामी परीक्षा में आपके लिए ये बड़ा उपयोगी होगा। तो इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे अपने साथियों के बीच। इसके बाद इसके लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो अगले हफ्ते मैं संस्कृत से पाठ बताऊंगा। तब तक जय जगत, जय हिंद। गुरुकुलम।